हम अपनी बहू को वापस लेने जा रहे हैं। इतना कहा वो ऋषि के साथ अंशी की घर की तरफ निकल गई। इधर अंशी खुद को आईने में देख रही थी और खड़ी थी सामने, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर जो अभी हल्का हो चुका था। अंशी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। अंशी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और मांग में सिंदूर लगाकर बालों को बांध लिया। मंगलसूत्र को दुपट्टे से ढककर किचन में चली आई। किचन में दिशा पहले से ही कुछ बना रही थी। दिशा ने हड़बड़ाहट में गर्म बर्तन अपने हाथों से पकड़ लिया और जल गई। उसके मुंह से आह निकल गई। अंशी ने देखा तो भागकर उसके पास आई और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर फूंक मारते हुए बोली, क्या ज़रूरत थी छोटी आपको ये सब करने की? हम हैं ना, हाथ जल गया ना आपका, अब चलो आइस लगाते हैं। दिशा अंशी को पहले जैसा देखकर बहुत खुश थी। दिशा बोली, जीजी माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा ही जल गया है और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आइस से ठीक हो जाएगा। अंशी को याद आया कि वो अपने दुख में इतना डूब चुकी थी कि उसे दिशा की हालत का अंदाज़ा ही नहीं था। अंशी दिशा का सर सहलाते हुए बोली, सॉरी छोटी, हमने तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा ना, हम अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इतना कह अंशी दिशा को खुद से दूर करके बोली, आप बताओ क्या खाना है, हम खुद बनाएंगे अपनी छोटी के लिए। अंशी ने बड़े प्यार से पूछा। दिशा अंशी को ऐसे देखकर बहुत खुश थी और सुबह से बस यही सोच रही थी कि अंशी को वो कैसे संभालेगी। दिशा अंशी की तरफ देखते हुए बोली, आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है जीजी माँ, बहुत कुछ बनाया है मैंने आपके लिए। इतना कह डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा करते हुए अंशी को दिखाया। अंशी मुस्कुरा उठी। वे दोनों बातें कर रही थी। तभी अंशी के घर की दरवाजे की डोरबेल बजी। दिशा बोली, मैं देखती हूँ जीजी माँ। इतना कह वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अंशी ने दरवाज़ा खोला तो सामने शारदा जी और ऋषि थे। शारदा जी को देखकर दिशा कुछ नहीं बोली, दरवाजे पर ही खड़ी रही। शारदा जी दिशा की तरफ देखते हुए बोली, क्या हम अंदर आ सकते हैं? दिशा हड़बड़ाकर, जी जी हाँ आइए ना। इतना कह वो साइड हो गई। शारदा जी अंदर आई। अंशी को देखा तो वो मुस्कुराकर बोली, कैसी हो बेटा? अंशी शारदा जी को इधर देखकर बहुत हैरान थी। अंशी फीकी मुस्कान के साथ बोली, हम ठीक हैं आंटी जी। शारदा जी अंशी के पास आई और बोली, अंशी बेटा हमें आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी आंटी जी बोलिए, अंशी बोली। शारदा जी मुस्कुराकर बोली, बेटा हम अकेले में बात करना चाहते हैं आपसे। अंशी जी चलिए। इधर कावेरी जी और रीमा जी गुस्से में दंदना रही थी। कावेरी जी और रीमा जी गुस्से में एक होटल में आई। कावेरी जी ने गुस्से से डोरबेल बजा रहे थे। नैना अभी भी सोई हुई थी। अधखुली आंखों से दरवाज़ा खोला कि कावेरी जी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ नैना के गाल पर जड़ दिया और दरवाज़ा बंद कर गुस्से में बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई शादी छोड़कर भागने की? नैना जो अभी भी नींद में थी वो पूरी जाग चुकी थी। नैना की आंखों में आंसू आ चुके थे। मॉम मैंने आपको बताया था ना, पर आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। एक तरफ मेरे सपने थे तो दूसरी तरफ देव, तो मुझे मजबूरन शादी छोड़कर भागना पड़ा। इस बार नैना मुस्कुराते हुए बोली, माँ मासी मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं अब एक सुपरस्टार बनने वाली हूँ, सुपर मॉडल बनने वाली हूँ। रीमा जी एक दूसरा थप्पड़ नैना के गाल पर मारकर बोली, बेवकूफ़ लड़की, तूने अपने पागलपन में सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस बार नैना खुश होते हुए बोली, नहीं मॉम मैंने कुछ भी बर्बाद नहीं किया है, इनफैक्ट सब कुछ सही हुआ है। मैं मॉडल बन गई और देव से शादी करके मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। इतना सुन रीमा जी गुस्से से बोली, नैना देव की शादी हो चुकी है। नैना हैरानी से बोली, देव की शादी हो चुकी है मतलब? रीमा जी बोली, मतलब देव ने देवांशी से शादी कर ली है, पागल लड़की। नैना ने ये सुना तो देव ने अंशी से शादी कर ली है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो गुस्से में पास का फूलदान उठाकर फेंकते हुए बोली, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, देव मुझसे शादी करने वाला था। इस बार नैना रोते हुए बोली, मासी मैं शादी छोड़कर भाग गई थी क्योंकि मेरे सपने मेरे सामने थे, मैंने सोचा था कि शादी पोस्टपोन हो जाएगी। इस बार कावेरी जी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ नैना के गाल पर मारा और बोली, कर मैंने कितनी बार मना किया था तुम्हें नैना, पर तुम मेरी एक नहीं मानी। तुम्हें पता है
ना देव को अपने परिवार की इज़्ज़त कितनी ज़्यादा प्यारी है, वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। उसने सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्टेटस, अपने बिज़नेस को बचाने के लिए अंशी जैसी मामूली सी वाहियात लड़की से शादी कर ली। नैना रोते हुए बोली, सॉरी मॉम, बट आई लव देव। कावेरी जी गुस्से में बोली, अब रोना बंद करो नैना, और सोचने तो क्या करना है। अगले ही पल कावेरी जी के होंठों पर एक शातिर मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद सब घर आए। देव अभी भी घर पर ही थे। नैना के सर पर हाथों में पट्टी बंधी हुई थी। कावेरी जी और रीमा जी नैना को सहारा देकर घर लाई। देव ने जब नैना की ऐसी हालत देखी तो भागकर नैना के पास आया और उसे सोफे पर बैठाकर बोला, नैना नैना क्या हुआ तुम्हें? नैना देव के गले लगकर रोते हुए बोली, आई एम सो सॉरी देव, आई एम रियली रियली सॉरी, बट वो लोग मुझे किडनैप करके ले गए थे। देव ने नैना को खुद से दूर किया और बोला, नैना पहले तुम शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। नैना रोते हुए बोली, मैं कमरे में रेडी हो रही थी, तभी पीछे से कुछ लोग आए और मुझे किडनैप कर लिया। देव गुस्से में बोला, वो लोग कौन थे? तुम मुझे उनका नाम बताओ। मैं नहीं जानती देव। नैना रोते हुए बोली, उन लोगों ने मेरे चेहरे पर पट्टी बांध रखी थी। इस बार देव ने सवाल किया, पर नैना वो लेटर? इस बार नैना सकपका गई और नौटंकी करते हुए बोली, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। देव बोला, कोई बात नहीं नैना, तुम चलकर आराम करो। नैना को कावेरी जी और रीमा जी कमरे में लाई। देव ने गुस्से में किसी को कॉल किया और ऑफिस के लिए निकल गया। इधर शारदा जी और अंशी कमरे में आई तो पीछे पीछे दिशा भी आने लगी। ऋषि दिशा का हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला, वो दिशा एक्सप्रेस कहाँ जा रही हो? तुमने सुना नहीं बड़ी माँ ने क्या कहा? बड़ी माँ ने कहा कि भाभी को उनसे अकेले में बात करनी है, भाभी से। इतना सुन दिशा गुस्से में बोली, पहले तो तुम मेरा हाथ छोड़ो, और मेरी जीजी माँ तुम्हारी भाभी कैसे हो सकती हैं? इतना सुन ऋषि ने दिशा का हाथ छोड़ दिया और बड़े एटीट्यूड से बोला, जब वो भाई से शादी हुई है तो वो मेरी भाभी ही हुई ना। इधर शारदा जी अंशी से बोली, बेटा हम जानते हैं आपके साथ ठीक नहीं हुआ। देव ने आपको इस शादी के लिए मजबूर किया, ज़बरदस्ती की और ज़बरदस्ती शादी की। इतना सुन अंशी की आंखों में आंसू आ गए। शारदा जी बोली, हम उसके लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं बेटा। इतने में ही अंशी बोली, नहीं आंटी जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर बेटा हम आपको अपनी बहू मान चुके हैं। अंशी आंखों में आंसू लिए बोली, नहीं आंटी जी, इस शादी का कोई मतलब नहीं है, और देव जी भी यही चाहते हैं। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने परिवार की इज़्ज़त बचाने के लिए हमसे शादी की थी। शारदा जी बोली, अंशी, देव क्या चाहता है क्या नहीं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ ये सुनना चाहते कि आप क्या चाहती हैं। क्या आप इस रिश्ते को मानना चाहती हैं? अंशी इस बार पीछे पलट कर बोली, नहीं आंटी जी, नहीं मानते हम इस रिश्ते को, नहीं मानते हम देव जी को अपना पति। इतने में ही शारदा जी अंशी के पास आई और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोली, जब नहीं मानती इस शादी को तो क्यों पहना है ये मंगलसूत्र? क्यों अभी भी आपकी मांग में उसके नाम का सिंदूर है? हम आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे बेटा। आप जो फ़ैसला लेना चाहोगी हम आपके साथ हैं। पर बेटा हम जानते हैं आप नाराज़ हैं, पर इस रिश्ते को मानती हैं। हम चाहते हैं कि देव समझे इस रिश्ते को, कि एक लड़की की मांग में सिंदूर ऐसे ही नहीं भरा जाता, गले में मंगलसूत्र ऐसे ही नहीं पहना दिया जाता। उसकी कुछ कीमत होती है और इसके लिए आपको हमारे साथ देना होगा। क्या देंगी आप हमारा साथ अंशी? अंशी की आंखों में आंसू झलक आए। अंशी हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। शारदा जी मुस्कुराते हुए अंशी को अपने गले लगा ली और बोली, आज से आप हमें आंटी जी नहीं माँ बुलाएंगी। अंशी शारदा जी से अलग हुई और बोली, पर माँ हम अपनी छोटी को नहीं छोड़ सकते, किसी भी कीमत पर नहीं। शारदा जी मुस्कुराकर बोली, आपको कौन आपकी छोटी को छोड़ने को बोल रहा है? हमारी दोनों बेटियां हमारे साथ जाएंगी, हमारे साथ रहेंगी। कुछ देर बाद शारदा जी और अंशी बाहर आईं। अंशी ने दिशा को इतना बताया कि अंशी की शादी देव से हुई है और अंशी ने इस शादी को अपनी मर्ज़ी से किया है। दिशा पहले तो नहीं मानी, फिर मान गई। अंशी नहीं चाहती थी कि दिशा के दिल को चोट पहुँचे,
दिशा महल नहीं जाना चाहती थी, पर अंशी के कहने पर वो मान गई। कुछ देर बाद सब महल आए। शारदा जी को जब नैना के बारे में पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ उन्हें, और नैना के पास कुछ ही वक्त बैठी रहीं। पर ऋषि को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि नैना का कोई किडनैप कर सकता है। इधर रीमा जी नैना अंशी को यहाँ देखकर बहुत गुस्से में थे, पर कावेरी जी ने सबको शांत कराते हुए कहा, इसलिए दोनों शांत थीं। शारदा जी के कहने पर अंशी देव के कमरे में रुकने के लिए मान गई थी। दिशा थोड़ा नाराज़ थी पर खुश हुई थी। शारदा जी अंशी के पास आईं और बोली, बेटा शाम की पार्टी के लिए ये कपड़े पहन लेना जो आपके लिए मंगवाए हैं हमने। नहीं माँ, हम कुछ दूसरा पहन लेंगे। शारदा जी बड़े प्यार से बोली, हम आपकी बहू से कह रहे हैं बेटा, और हम चाहते हैं कि हमारी बहू आज यही पहने। इस बार अंशी मान गई। शारदा जी ने दिशा को भी एक साड़ी पहनने को ली दी, और दिशा उस साड़ी को पहनना नहीं चाहती थी, पर पहली बार उनकी बात टालना भी नहीं चाहती थी। शाम हो चुकी थी, पर देव अभी भी घर नहीं आया था। शारदा जी ने देव को फ़ोन करके जल्दी आने को कहा। कुछ देर में देव घर आ गया। पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। कमरे में नहीं गया और मेहमानों से बात करने लगा। कुछ देर में अंशी रेडी होकर नीचे आई। सबकी नज़रें अंशी पर ही थी। अंशी लाल रंग की साड़ी पहने, मांग में सिंदूर लगाए, गले में मंगलसूत्र पहने, हाथों में बड़ी चूड़ियाँ। आज वो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। देव की नज़र अब अंशी पर गई तो वो उसमें खो सा गया, पर अंशी ने एक बार भी देव की तरफ नहीं देखा। उस शारदा जी के पास आई और उनसे बातें करने लगी। दिशा भी अंशी के पास ही थी और उससे बातें कर रही थी। दिशा शारदा जी से बोली, आंटी जी, मैं तो अभी तक जीजू से मिली ही नहीं कि कौन है मेरी जीजू। शारदा जी मुस्कुराकर बोली, अभी मिल लो बेटा, वो रहा देव। शारदा जी ने हाथ के इशारे से दिखाया। दिशा ने जब देव को देखा तो हैरान रह गई। उनके मुंह से निकला, रॉकस्टार दीवान, मतलब देव प्रताप सिंह। अंशी ने जब दिशा को ऐसे हैरान होते हुए देखा तो बोली, छोटी क्या हुआ आपको? दिशा बोली, जीजी माँ, क्या सच में ये मेरा सपना है या सच है? देवांशी थोड़ी हैरानी से बोली, छोटी आप क्या बकवास कर रही हैं? इस बार दिशा अंशी की तरफ देखते हुए बोली, जीजी माँ, आपकी शादी रॉकस्टार दीवान मतलब देव प्रताप सिंह से हुई है। अंशी बोली, छोटी आप ये क्या बोले जा रही हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिशा बोली, जीजी माँ, मैं समझाती हूँ। आपको पता है ना रॉकस्टार दीवान की कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, मैं कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। अंशी थोड़ा लाते हुए बोली, हाँ छोटी, हमें पता है आप उनकी फ़ैन हैं, पर ऐसी क्या बातें हो गई है जो आप इतना एक्साइटेड हो रही हो? दिशा एक्साइटेड में बोली, क्योंकि मैं जीजू की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इस पर अंशी चिल्लाते हुए बोली, छोटी, अब आप एक बिजनेसमैन की भी फ़ैन हो चुकी हैं। दिशा मुस्कुराते हुए बोली, अरे यार जीजी माँ, आप खुद भी कंफ्यूज हो रही हो और मुझे भी कंफ्यूज कर रही हो। जीजी माँ, मैं बिजनेसमैन की फ़ैन नहीं हूँ, मैं तो रॉकस्टार दीवान की फ़ैन हूँ। अंशी इस बार दिशा को हैरानी से देखती रही तो दिशा बोली, जीजी माँ, मैं समझाती हूँ आपको। जीजू मतलब रॉकस्टार दीवान जीजू ही देव प्रताप सिंह है, और जीजू ही दीवान रॉकस्टार प्रताप सिंह है। आप समझी कुछ? इस बार दिशा देव की तरफ मुस्कुराते हुए बोली, मतलब जीजू ही रॉकस्टार दीवान है। इतना सुन अंशी के तो होश ही उड़ गए थे। दिशा खुश होते हुए बोली, मुझे तो अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हो रहा है कि दीवान सर ही मेरे जीजू हैं। अंशी दिशा की तरफ देखते हुए बोली, छोटी, अब आपको गुस्सा नहीं आ रहा? दिशा हंसते हुए बोली, मुझे गुस्सा, वो भी दीवान सर पर? ऐसा हो ही नहीं सकता जीजी माँ। दिशा बोली, अच्छा जीजी माँ, मैं अभी आती हूँ। इतना कह दिशा देव के पास आई। देव अपने बिजनेस के बारे में कुछ बातें कर रहा था अपने बिजनेस पार्टनर से। दिशा झट से देव के पास आई और बोली, हाय जीजू, कैसे हो आप? दिशा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं रॉकस्टार दीवान प्रताप सिंह के सामने खड़ी हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ, मैंने आपके सारे गाने सुने हैं। दिशा नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। देव और देव के पास खड़े लोग दिशा को हैरानी से देख रहे थे। देव दिशा को जानता था पर पहली बार मिला था।
दिशा ने सबको खुद को हैरान होते हुए देखा तो दांत दिखा दी। देव बोला, हाँ मैं सिंगिंग करता था, बट 6 साल पहले अब मैंने सिंगिंग छोड़ दी है। दिशा उदास चेहरा बनाते हुए बोली, हाँ जीजू, मुझे पता है आपने सिंगिंग 6 साल पहले छोड़ दी है, पर मैं आपकी आज भी उतनी ही बड़ी फ़ैन हूँ। दिशा मुस्कुराकर बोल रही थी, मैं जानती हूँ जीजू, आपके अंदर आज भी एक वो टैलेंट है, तो प्लीज़ जीजू एक गाना तो बनता है ना, प्लीज़ अपनी शाली के लिए, प्लीज़ प्लीज़। दिशा जानबूझकर सबके सामने ज़िद कर रही थी। दिशा जानती थी कि देव सबके सामने मना नहीं कर पाएगा। इतने में ही वहाँ खड़े मिस्टर रंधावा बोले, मिस्टर सिंह, आपने कभी बताया नहीं कि आप सिंगिंग भी करते हैं। देव मना करते हुए बोला, नहीं नहीं मिस्टर रंधावा, मैं सिंगिंग करता था 6 साल पहले, अब नहीं। इतने में ही दिशा चहकते हुए बोली, प्लीज़ ना जीजू, आज तो आपको गाना ही होगा, आफ्टर ऑल आपकी मैरिज पार्टी है। इतने में मिस्टर रंधावा बोले, हाँ हाँ मिस्टर सिंह, हम भी सुनना चाहते हैं आपका गाना। वहाँ पर खड़े कुछ लोग और भी कहने लगे। देव ने सबके इतने कहने पर गाने के लिए हामी भर दी। दिशा इतना सुन खुशी के मारे देव के गले लगकर बोली, थैंक यू सो मच जीजू। देव बस हैरान था। वहाँ पर खड़े लोग हैरानी से दिशा को देख रहे थे। दिशा जब सबको अपनी तरफ देखता पाती है जो उसी की तरफ देख रहे हैं, तो दिशा दांत दिखाते हुए बोली, वो सॉरी जीजू, वो थोड़ा एक्साइटेड हो गई। देव ने दिशा की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं। इतना कह देव वहाँ से चला गया। वहाँ पर खड़े सभी लोग देव के साथ चले गए। दिशा अभी भी मुस्कुरा रही थी और देव को बड़े प्यार से देख रही थी। इतने में ही ऋषा दिशा के पास आया तो दिशा मुस्कुरा रही थी अभी भी। ऋषि थोड़ा झुक के दिशा के कान के पास आकर बोला, इतना मुस्कुरा रही हो? आपने जैसे किसी को देख लिया जो तुम्हें दौरे शुरू हो गए हैं। दिशा ऋषि की आवाज़ सुन चौंक गई और अगले ही पल ऋषि को गुस्से से देखते हुए बोली, तुम फिर आ गए? तुम्हें मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना? जब देखो तब आग लगाने आ जाते हो। इस बार दिशा थोड़ी हैरानी से बोली, ओह मैं तो भूल ही गई, मतलब अब मैं मुस्कुराऊं भी ना? मुझे पूछना पड़ेगा तुमसे कि ऋषि जी मुझे मुस्कुराने की अनुमति है या नहीं? मैं मुस्कुरा सकती हूँ या नहीं? ऋषि हैरानी से मुंह बनाकर बोला, मैंने ऐसा कब कहा? इतने में ही ऋषा झल्लाते हुए बोली, तुम ना पागल हो और मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, हट उधर से। इतना कह दिशा पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। ऋषि दिशा को हैरानी से देख रहा था और खुद से ही बोला, कमाल की लड़की है, मतलब मैंने कुछ कहा भी नहीं और इतना सब कुछ सुनाकर चली गई। इतना कि ऋषि भी सबके पास आ गया। दिशा सबके बीच में आई और हाथों में माइक लिया और सबका ध्यान अपनी तरफ करते हुए बोली, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज आप सभी के बीच द मोस्ट पॉपुलर रॉक स्टार दीवान प्रताप सिंह, देव प्रताप सिंह, जो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। इस बार दिशा मुस्कुराते हुए बोली, और आज हमारे लिए गाना गाएंगे, तो आप ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जीजू के लिए। प्लीज़ जीजू कम ऑन द स्टेज। सबने तालियां बजाई। देव मना नहीं कर पाया और आकर हाथों में माइक ले लिया और अंशी की तरफ देखते हुए गाना गाने लगा। महफिल में तेरी हम ना रहे तो गम तो नहीं है, गम तो नहीं, किससे हमारे नज़दीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफ़ा सुबह को मैंने तेरे आंगन में बैठे शाम किया, चंदा मेरे आ, चंदा मेरे आ। इस गाने को सुनकर सब जोरदार तालियां बजाने लगे, पर ऋषि और बाकी सब घर वाले देव को देखकर हैरान थे। दिशा मुस्कुरा रही थी। देव ने पूरे 6 साल बाद गाना गाया था। इतने में ऋषि कुछ सोचकर देव के पास आया और उसके हाथों में से माइक लेते हुए, अभी कुछ और बाकी है। जब सब गेस्ट कपल डांस नहीं कर लेते, ये पार्टी कैसे ख़त्म हो सकती है? एक प्यारा सा डांस तो बनता ही है। ऋषि की ये बात सुनकर सब लोग हुडिंग करने लगते हैं। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो और इसके आज का एपिसोड पसंद आया हो।
प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। बाकी मैं आपको बता दूं, इसमें से मेरे क्यूट सब्सक्राइबर ने पूछा है कि ये स्टोरी कितनी ज़्यादा लंबी होएगी, या मतलब कितना मतलब लंबा चलेगा या फिर शॉर्ट स्टोरी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी जो है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है और ना ज़्यादा शॉर्ट है। तो कम से कम 30-40 एपिसोड तो इसके जाएंगे ही जाएंगे, और आपको मज़ा भी बहुत आने वाला है। इसमें देवांशी का पास्ट भी बताऊंगी मैं आगे जाके, और ऋषि और दिशा की लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी आपको। और उन दोनों का कैरेक्टर आपको कैसे लग रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और हाँ गाइज़, मैं ना मेरी जो दूसरी स्टोरी है CEO फोर्स्ड वाइफ वाली, उसके एपिसोड मैं कल दूंगी। और हाँ यार, एक दिन में एक ही स्टोरी के एपिसोड दे पाती हूँ यार, क्या क्या कर मैं मतलब दो स्टोरी लिख रही हूँ एक साथ, मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता मैं पहली किसको दूँ। और मैंने कल आप लोगों के लिए डबल सरप्राइज़ लेकर आई थी, दोनों स्टोरियाँ एक साथ ही मैंने अपलोड कर दी थी, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसा करना। तो मैंने आज हुकुम साका की जुनूनियत एपिसोड दे दिया है। इसके बाद वाला कल जो एपिसोड दूंगी मैं फोर्स्ड मैरिज का दूंगी, CEO फोर्स्ड वाइफ का। तो परसों मिलेगा इसका एपिसोड आपको। तो प्लीज़ बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इस चैनल पर लाइव आऊँ, तो आप प्लीज़ बताइएगा कि आप में मतलब किस टाइम पर लाइव आऊँ मैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।